नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 145 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। अब तक 4 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, तभी आपको ये सारे चैप्टर समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी किताब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। आज के हमारे जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष प्रावधान, जहाँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र कौन से थे, क्राउन कॉलोनी कौन कौन सी थी। इसके अलावा आज नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, उनके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। लाइक डैट छठी अनुसूची में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, इनर लाइन परमिट क्या है, आर्टिकल 371 में जो कि 371 ए, सी, एफ और एच में किन किन राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर ये बताती है कि पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। तो देखो, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो वो पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर रहे थे, और आपको पता है सबसे पहली बार उन्होंने कहाँ पर शासन स्थापित किया था? बंगाल में। क्योंकि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद उन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र को जीत लिया था। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद तो इन्हें यहाँ दीवानी अधिकार मिल गए थे, यानी कि कर वसूलने के भी अधिकार मिल गए थे। ऐसे में बंगाल के बाद उनकी जो नज़रें थी वो पूर्वोत्तर की ओर थी, आसाम की ओर थी। क्योंकि आसाम की जो जलवायु थी ये ठंडी जलवायु थी, और ऐसे में जो ब्रिटिश थे वो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने के आदी नहीं थे, तो उन्होंने इन क्षेत्रों को हिल स्टेशन बनाना शुरू किया। यहाँ पर चाय के बागान भी लगाए उन्होंने, चाय की खेती भी यहाँ पे अच्छे से हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जो यहाँ का क्षेत्र है, ये यहाँ पर कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा आएगी और प्रॉफिट बहुत कम आएगा। इसलिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर इलाकों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने केवल उन इलाकों को अपने कंट्रोल में रखा जहाँ से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं उन्हें ब्रिटिश शासन का कोई लाभ मिल ही नहीं पाया। उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाया जैसा कि अदर स्टेट्स को मिला। ऐसे में ब्रिटिश शासन में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई और नए नए कानून बनने शुरू हुए। तो 1919 का जो कानून था, 1919 के कानून में इस क्षेत्र के लिए पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र के लिए जो नाम रखा गया वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और फिर आया 1935 का कानून। 1935 के कानून में इस क्षेत्र के लिए दो नए वर्ड आए, एक बहिष्कृत क्षेत्र और एक आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। अब ये जो बहिष्कृत क्षेत्र थे इसमें असम के इलाके थे, और असम के अलावा जो बाकी के इलाके थे वो आंशिक रूप से बहिष्कृत इलाके थे। अब जो बहिष्कृत इलाके होंगे इस पर गवर्नर इन काउंसिल शासन करेगी। गवर्नर इन काउंसिल को ही सारा अधिकार होगा इन क्षेत्रों में शासन करने का। जबकि जो आंशिक रूप से बहिष्कृत इलाके होंगे इन्हें ना प्रांतीय समिति का अधिकार होगा। यहाँ पे न्यायालय का कम हस्तक्षेप होगा। जैसा कि आपको पता है, ये क्षेत्र मैदानी और पहाड़ी इलाकों दो रूप से बटा हुआ है, और इस क्षेत्र में अगर प्रशासन करना है तो उसके लिए एक आपको बहुत बड़ी कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी, बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, जिसके लिए अंग्रेज बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते थे और मिनिमम कॉस्टिंग चाहते थे। इसके अलावा एक समस्या और थी इस क्षेत्र की, कि जो यहाँ के लोग थे ना, ये किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री चाहते ही नहीं थे। अगर कोई बंदा यहाँ पर बाहरी व्यक्ति एंट्री करता था तो ये उसका विरोध करते थे और युद्ध तक कई बार लड़ लेते थे, क्योंकि ये लोग अपने जल जंगल ज़मीन पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण करना चाहते थे और अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते थे। इन्हें लगता था कि जो ये बाहरी लोग हैं ये हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमें जो है पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपने जल जंगल ज़मीन और अपने कबीलों की सुरक्षा के लिए, अपने आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए कई बार लड़ाई झगड़े का सहारा भी लिया। लेकिन ब्रिटिश भी बड़े चालाक थे, उन्होंने भी कानूनों की श्रृंखला के माध्यम से इन क्षेत्रों का दमन किया। तो बहिष्कृत क्षेत्र और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र आप समझ गए, और इस क्षेत्र की पूरी स्थिति आप समझ चुके हो। इसमें एक बड़ा इलाका असम के अंतर्गत आता था। इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा जो थी वो अलग से देसी रियासतें थी जिन पर राजाओं का शासन था। जबकि आप जब सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं क्राउन कॉलोनी की। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक यही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे क्राउन कॉलोनी की। तो जो बहिष्कृत क्षेत्र थे और जो आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र थे, इन सभी मामलों में अंग्रेजों ने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब भारत से अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये बहिष्कृत क्षेत्र हैं, ये जो आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट के, इन सभी क्षेत्रों की जनजातियों को मिलाकर और जो आज का म्यांमार है उन वहाँ की कुछ जनजातियों को मिलाकर एक अलग क्षेत्र होना चाहिए जिसका नाम होगी क्राउन की कॉलोनी।
क्राउन कॉलोनी का मतलब ये होगा कि इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन अभी भी रहेगा। ये क्षेत्र जो है वो भारतीय राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे कि उस समय म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, आप सभी को पता है। तो अंग्रेज जब भारत में थे तब तो उन्होंने इन क्षेत्रों के लिए कोई कार्य करा नहीं, तब तक तो उन लोगों ने इन मामलों में हस्तक्षेप किया नहीं। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं ये डेवलप नहीं हो पाए हैं, इसके अलावा जो म्यांमार के कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाई हैं, तो इन सबको मिलाकर एक क्राउन कॉलोनी बनाई जाए। इसके लिए एक योजना बनाई गई क्राउन की कॉलोनी। असम के राज्यपाल R N रीड ने ये सुझाव दिया कि असम के जो पहाड़ी इन्हें जो रीड था ये ब्रिटिश अफसर था, तो ये जो एन रीड थे इन्होंने ये सुझाव दिया कि असम के जो पहाड़ी इलाके हैं और जो बर्मा के जनजातीय इलाके हैं, बर्मा मतलब म्यांमार, इनके इलाकों को एकजुट करके एक नया नाम दिया जाए क्राउन कॉलोनी। क्राउन कॉलोनी का मतलब ये होगा कि इस पर शासन कौन करेगा, इस पर शासन अंग्रेज करेंगे। और ये एक गुप्त योजना थी। इस योजना को जो है कपलैंड प्लान के नाम से जाना जाता है। अब इसे कपलैंड प्लान यानी कपलैंड योजना के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे एक अधिकारी जिनका नाम था रेगिनॉल्ड कपलैंड। तो रेगिनॉल्ड कपलैंड ने ही ये योजना दी थी कि भैया देखो, भारत को तो तुम स्वतंत्र कर दो, और भारत को स्वतंत्र कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो बर्मा के इलाके हैं, ये अभी भी क्या है, विकसित नहीं हुए हैं, तो इन क्षेत्रों को क्राउन कॉलोनी के अंतर्गत ला दो। क्राउन कॉलोनी मतलब ताज का शासन, ये ब्रिटिश संसद के अधीन रहेंगे और यहाँ पर हम शासन करेंगे। तो ये कपलैंड प्लान था जिसके अध्यक्ष कौन थे, रेगिनॉल्ड कपलैंड थे, इसलिए इसको कपलैंड कहा जाता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्लान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरा भारत एक होगा और पूरे भारत पर भारत सरकार शासन करेगी, हमें कहीं से भी कोई भी क्षेत्र अलग नहीं चाहिए। तो आगे चलकर जब भारतीय संविधान बना तो बहिष्कृत और आंशिक रूप से जो बहिष्कृत क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के नाम हटा दिए गए और इसके लिए नए नाम रखे गए, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। तो संविधान सभा में असम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, इनकी संस्कृति और आर्थिक हितों की रक्षा की गई और आगे चलकर यहाँ से 4 राज्य बने। जैसा कि आपको पता है, ठक्कर कमेटी की और बारदोलाई कमेटी की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में रखा गया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो क्षेत्र बहिष्कृत क्षेत्र थे, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र थे, अब उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा है, अब उन्हें जाना जाने लगा है अनुसूचित क्षेत्रों के नाम से और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के माध्यम से। तो ये बात रही कि क्राउन कॉलोनी क्या थी, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र क्या थे। अब हम बात करेंगे संविधान की 6ठी अनुसूची की। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें से जो 6ठी अनुसूची थी और जो 5वीं अनुसूची थी वो किससे जुड़ी हुई थी, वो जुड़ी हुई थी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से। इसके अलावा आर्टिकल 371 के जो कई पार्ट थे वो भी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से जुड़े हुए थे। तो जब हम संविधान की 6ठी अनुसूची की बात करेंगे तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वो आर्टिकल 244 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 244 के पार्ट 2 में संविधान की 6ठी अनुसूची का वर्णन किया गया है और ये 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करती है। AMMT, ए से मतलब असम, एम से मतलब मेघालय, एम से मतलब मिजोरम और टी से मतलब त्रिपुरा। यानी कोई पूछे 6ठी अनुसूची क्या है तो आप कैसे याद रखोगे, 6ठी अनुसूची में AMMT के लिए है ए 2 बार एम और टी, ए से असम और एम से मेघालय और मिजोरम, टी से त्रिपुरा। तो इन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था किस में रखी गई है, 6ठी अनुसूची में। इसमें यह कहा गया है कि जो उत्तर कछार पहाड़ी जिले हैं, कार्बी आंगलोंग के जो जिले हैं, बोडोलैंड के जो प्रादेशिक जिले हैं मेघालय में, इसके अलावा मेघालय में जो बात है वो खासी हिल्स जिला है जो है, जयंतिया हिल्स है और जो गारो हिल्स है। इसी प्रकार से मिजोरम में चकमा जो जिला है, मारा जिला है, लाई जिला है, इन सभी क्षेत्रों के लिए 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे 6ठी अनुसूची में किन किन क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं तो आप बताओगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6 जो शेड्यूल है उसका संबंध आर्टिकल 244 से है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा AMMT इन राज्यों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है और इनमें 10 क्षेत्र हैं। जैसे कि असम की बात करोगे तो असम का जो उत्तर कछारी जिला है, इसके अलावा कार्बी आंगलोंग जिला है, बोडोलैंड जो जिला है, इसी प्रकार से मेघालय में खासी, जयंती और गारो हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मिजोरम में जो चकमा, मारा और लाई जिला है और त्रिपुरा में से एक क्षेत्र है। ये 10 के 10 क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, यहाँ पर किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था होगी, इन सब का लिखावट कहाँ की गई है, इस सब की चीज़ें संविधान सभा की संविधान में 6ठी अनुसूची में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। यहाँ पर सारा का सारा अधिकार क्षेत्र होगा वो राज्यपाल के पास होगा। राज्यपाल को ही सारी शक्तियाँ होंगी। राज्यपाल किसी भी जिले और क्षेत्र का नाम बदलने की शक्ति रखता है। इतना ही नहीं, जो विधायी शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, ये सब इनके गवर्नरों के पास होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार होगा। वनों का प्रबंधन किया जाएगा और जो यहाँ के मुखियाएं हैं उनकी नियुक्ति भी की जाएगी। छठे चैप्टर में आप इसे और विस्तार से पढ़ोगे। पूर्वोत्तर भारत के अलावा भारत के अन्य क्षेत्र भी थे जो जहाँ पर जनजातीय आबादी थी, जैसे कि आप छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, इन इलाकों के बारे में देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। तो संसद ने इन क्षेत्रों के लिए भी अलग से कानून बनाए हैं। छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करती है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो संविधान में बिना संशोधन किए ही इसके द्वारा कोई भी कानून बना सकती है। अब आप कहोगे कि छठी अनुसूची के बारे में तो बता दिया, और पांचवी अनुसूची, तो देखो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में सिर्फ इतना सा अंतर है कि छठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है, उसमें से भी 10 जिलों की बात की गई जिसकी हमने चर्चा करी। और इसका पूरा का पूरा प्रशासन किसके अंडर में होगा? ये 10 के 10 जिले प्रशासन करेंगे राज्यपाल के अंडर में। लेकिन जो संविधान सभा की पांचवी अनुसूची है, इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है, जो ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के हैं बल्कि अलग के भी हैं। और यहाँ पर जो शासन चलाएगा वो राज्य का विधानमंडल चलाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बाकी के इलाके नॉर्थ ईस्ट के हैं वो पांचवी अनुसूची में रखे गए हैं, इन्हें अनुसूचित जनजाति इलाके रखे गए हैं। और इनका कानून कौन बनाएगा, इन पर शासन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं इनर लाइन परमिट की। तो देखो, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं इनका ये मानना है कि इनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, ये भारत के क्षेत्रों से, अन्य क्षेत्रों से अलग हैं, और बाहर के लोग यहाँ पर आकर बसने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर अगर बस गए तो उनकी संस्कृति खतरे में आ जाएगी। इनकी जो जन संस्कृति है वो आदिवासी संस्कृति है। तो ऐसे में क्या हुआ, इन्हें संविधान सभा द्वारा इनर लाइन परमिट की सुविधा दी गई। अब इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट मतलब यह है कि कुछ क्षेत्र अधिसूचित कर दिए जाएंगे और यहाँ पर बाहरी लोगों की एंट्री बिना सरकार की अनुमति के नहीं हो सकती। यानी कि इनर लाइन परमिट एक ऐसा प्रावधान रखती है कि जिससे बाहरी लोग की यात्रा को प्रतिबंधित किया जाए केवल कुछ क्षेत्रों के लिए। इसका उद्देश्य यह है ताकि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी रक्षा की जाए, वहाँ की जो पहचान है उसकी रक्षा की जाए, वहाँ की जो संस्कृति है उसकी रक्षा की जाए। इनर लाइन परमिट की जो व्यवस्था थी वो 1873 में तैयार की गई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। इनर लाइन जो रेगुलेशन है ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम के कछार जिलों के लिए मौजूद है। यानी कि अगर आपको अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करनी है, मिजोरम नागालैंड की यात्रा करनी है, मणिपुर की यात्रा करनी है, या असम के उत्तरी कछार जिले की यात्रा करनी है, तो पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ से और जो यहाँ का डिपार्टमेंट बना हुआ है उससे क्या करनी पड़ेगी? इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इनर लाइन जो पूर्वोत्तर के बाहर लक्षद्वीप में यात्रा करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग भी ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पर भी बाहरी लोगों को बैन किया जाए, क्योंकि बाहरी लोगों के आने की वजह से यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो इनर लाइन परमिट का मतलब क्या है? इनर लाइन परमिट का मतलब ये है कि कुछ इलाके यहाँ पर अधिसूचित किए गए हैं, लाइक डैट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम का उत्तरी कछार जिला। नॉर्थ ईस्ट के अलावा लक्षद्वीप में भी यात्रा करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 371 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 371 ए के बारे में। तो आर्टिकल 371 ए जो है वो नागालैंड, बी जो है असम, जो सी है वो मणिपुर, और इसी प्रकार से एफ है वो सिक्किम के बारे में है। जबकि 371 जी मिजोरम के बारे में है और 371 एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 371 ए किसके लिए है? नागालैंड के लिए है। तो आर्टिकल 371 ए ये कहता है कि संसद द्वारा जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो नागालैंड की सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं होंगे। यानी कि भारत की संसद जो कानून बनाती है, अगर नागालैंड की जो विधानसभा है अगर वो उन कानूनों को सही समझे तो ही लागू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। क्योंकि नागाओं की जो धार्मिक विशेषता है, जो सामाजिक प्रथाएं हैं, जो वहाँ के कानून हैं, जो वहाँ की प्रक्रिया है वो अलग हैं। तो इसलिए वहाँ की जो विधानसभा है वो वहाँ के हिसाब से अपने नियम कानूनों की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून वहाँ ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। आर्टिकल 371 बी जो है वो असम के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों के अधिकारों के लिए है। इसमें इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो असम की विधानसभा के लिए एक कमेटी का गठन करेगा और असम के जनजातीय क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों में शामिल होगा।
यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पर ज़्यादा होगी। आर्टिकल 371 जो सी है ये मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों से रिलेटेड है और ये मणिपुर विधानसभा को अधिकार देता है। इसके अलावा जो यहाँ के राज्यपाल हैं ये यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए हर साल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आर्टिकल 371 एफ जो है वो सिक्किम के बारे में है। आप सभी को पता है सिक्किम पहले एक अलग देश था, स्वतंत्र था। आगे चलकर 1975 में इसका भारत में विलय किया गया। तो इसके लिए जो जो अधिकारों की बात की गई है वो कहाँ की गई है, आर्टिकल 371 एफ में। और ये बताया गया है कि यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर कम से कम 30 सीटें होंगी ही होंगी। आर्टिकल 371 जो जी है वो मिज़ोरम के लिए बात करता है कि मिज़ोरम में संसद का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा इसको समर्थन ना दे। यानी कि यहाँ भी नागालैंड की जैसा ही माहौल है, ताकि मिज़ोरम की धार्मिक स्थिति का संरक्षण हो सके, वहाँ की जो प्रथाएं हैं, वहाँ के जो मामले हैं वो अपने हिसाब से चल सकें। 371 जो एच है वो अरुणाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो राज्यपाल को सौंपता है। तो इससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार से आर्टिकल 371 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट देता है। इसके अलावा कुछ और भी राज्य हैं जो जो लगातार इसी प्रकार के प्रावधानों की डिमांड करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा भी है। विशेष श्रेणी के राज्य वो होते हैं जहाँ से जो केंद्र सरकार है वो फंड ज़्यादा आवंटित करती है, जबकि राज्य सरकारों का जो रेशो होता है वो कम होता है। तो देखो जिन राज्यों से ज़्यादा भागीदारी होती है वहाँ 50-50 रेशो चलता है, लेकिन जो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं तो विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्र सरकार ज़्यादा फंड देती है ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके। इसके अलावा इन क्षेत्रों के लोगों को करों से भी छूट मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ना इनकम के ज़्यादा स्रोत नहीं होते हैं। तो इनकम के ज़्यादा स्रोत नहीं है, इनकम के ज़्यादा सोर्स नहीं है, तो ये बेचारे टैक्स कहाँ से पे करेंगे, इसलिए इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा जो है केंद्रीय सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई। विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई कि ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी होंगे, जिनकी सीमाएं कठिन होंगी, जहां पर ज़्यादा इनकम सोर्सेज नहीं होंगे, पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं साझा करते रहते होंगे, जनसंख्या कम रहती होगी और जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा होगी जो कि प्रकृति पर डिपेंड होगी, तो ऐसे क्षेत्रों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1969 में असम, इसी प्रकार से 72 नागालैंड, 1969 में असम और नागालैंड, 72 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, 75 में सिक्किम, 87 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा इसी समय पर दिया गया। इस समय जम्मू कश्मीर जो है आप सभी को पता है 2019 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसे भी विशेष श्रेणी के राज्यों में दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से भारत के कुछ और राज्य भी हैं जो विशेष श्रेणी के दर्जे की डिमांड करते हैं ताकि उन्हें भी करों से छूट मिल सके और केंद्र सरकार उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा फंड दे सके। आगे चैप्टर का एक सारांश है। आई होप से कोई आपसे पूछ ले कि इनर लाइन परमिट क्या है या फिर 371 में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और क्राउन कॉलोनी क्या थी या बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र क्या थे। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।